आज का टॉपिक है चुनाव प्रणाली यानी इलेक्शन प्रोसेस। कल भी मैंने बताया था कि चुनाव लोकतांत्रिक शासन पद्धति की आत्मा है। पूरे विश्व में अलग अलग चुनाव की व्यवस्था है। भारत में विशेषकर कौन सी प्रणाली एडॉप्ट की गई है, कौन से इलेक्शन प्रोसेस को एडॉप्ट किया गया है, मैंने इसका एक पूरा फीचर आपको बताया। चुनाव प्रणाली को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है बहुलवादी व्यवस्था, दूसरा है बहुमतीय व्यवस्था और तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। वैसे हालांकि इस टॉपिक का पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी कहते हैं। इसको मल्टी इलेक्टोरल व्यवस्था कहते हैं और इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहते हैं। पूरी दुनिया में लगभग इन्हीं 3 तरीकों से चुनाव होते हैं। बहुमतीय प्रणाली में भी 2 यानी सेकंड इलेक्टोरल सिस्टम, जिसको हम द्वितीय मत प्रणाली कहते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव सिस्टम यानी वैकल्पिक प्रणाली कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी एक सिंगल ट्रांसफर सिस्टम जिसको एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है, प्रणाली कहा जाता है, और दूसरा दलीय सूची प्रणाली। इन्हीं 3 व्यवस्था के जरिए चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, विशेषकर लोकतांत्रिक शासन पद्धति में। लोकतांत्रिक शासन पद्धति की आत्मा है चुनाव। चुनाव के माध्यम से ही हम अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं। हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म को अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि इतने बड़े देश में डेमोक्रेटिक सेटअप, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप को अडॉप्ट किया गया। संपूर्ण भारत को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। एक एक के चुनाव क्षेत्र के लिए कोशिश ये की गई कि इक्वल रिप्रेजेंटेशंस हो पार्लियामेंट के अंदर। कोशिश ये की गई कि समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो। तो भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र तय किए गए चुनाव आयोग के द्वारा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि चुनाव आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है। कोशिश ये की गई कि कम से कम एटलीस्ट 10 लाख पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो। यही फॉर्मूला, यही मेथड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी अपनाया गया था। इसे एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन संभव। तो भारत में इसी प्रकार की चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। इसमें इसको आपने समझ लिया होगा, बहुदलीय व्यवस्था, बहुमतीय व्यवस्था, अनुपातिक व्यवस्था, द्वितीय मत प्रणाली। जब बहुमतीय प्रणाली को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, 2 भागों में हम बांटते हैं, यानी इसमें 2 तरीके हैं बहुमतीय प्रणाली व्यवस्था में। एक तो सेकंड इलेक्टोरल सिस्टम
सेकेंडरी इलेक्टोरल सिस्टम और दूसरा अल्टरनेटिव इलेक्टोरल सिस्टम। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, यानी एकल संक्रमणीय सिस्टम और दूसरा दलीय सूची सिस्टम। अभी इसको एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे कि आखिरकार एक्चुअल प्रोसेस क्या है, वास्तविक रूप से यह प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले बहुलवादी व्यवस्था। अगर भारत में जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष, चुनाव प्रणाली भी है, दूसरा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, के चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष, विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का अर्थ यह हुआ कि ऐसे चुनावों में मतदाता सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि ऐसे चुनावों में जनता के प्रतिनिधि यानी मतदाताओं द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते, वो मतदान करते। तो ये इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है। इसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत के चुनाव, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव, इसमें जनता सीधे मतदान में भाग लेती है, जनता मत देकर अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। ये इलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, ये निर्वाचन प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया नहीं। अब एक तो इनडायरेक्ट जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, और दूसरा प्रत्यक्ष प्रणाली लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव। तो जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है अप्रत्यक्ष प्रणाली में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक पद्धति को अपनाया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में बहुलवादी व्यवस्था
को अपनाया गया है। स्पष्ट है। जब भारत में जो भी अप्रत्यक्ष जहां निर्वाचन होता है वहां निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया गया है, और जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहां बहुलवादी व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, इनके राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, विधान राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो, या फिर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो, इस चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया गया है। स्पष्ट याद रखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बहुलवादी व्यवस्था अर्थात लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव बहुलवादी व्यवस्था या बहुलवादी प्रणाली के तहत निर्वाचित किए जाते हैं। अब सबसे पहले बहुलवादी व्यवस्था, बहुलवादी व्यवस्था इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अर्थात इस व्यवस्था में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वह विजयी होता है। विजयी होता है। इसको हम बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था में जैसे लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, स्थानीय चुनाव, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न दलों के उम्मीदवार भाग लेते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वो विजयी होता है, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में पूरे देश को एक आकार के एक चुनावी क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है। एक आकार अर्थात समान जनसंख्या को इसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है। मतदाता किसी एक उम्मीदवार का चयन उसके आगे, उसके नाम के आगे लगे बटन को दबाकर करता है। यानी ईवीएम में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, भले ही डाले गए कुल मतों के आधे से भी कम क्यों ना हो, विजयी वही घोषित किया जाता है। अगर मान लें कि एक चुनाव क्षेत्र में
एक जो है निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र में 5 उम्मीदवार, पांच उम्मीदवार, ए बी सी डी, कुल अगर 60 मत मिले, यानी सभी उम्मीदवारों को मिलाकर 60 मत मिले, अगर ए को 15 मिला, बी को भी 15 वोट मिला, सी को 14 वोट मिला, तो डी को 16 मिलेगा। अब इसमें सबसे अधिक मत किसको प्राप्त हुआ? डी को। ये विजयी होगा। इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। ये जो निर्वाचन क्षेत्र है इसका वो प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन 60 में कितने मत मिले? सिर्फ 16। कितने मत उसके विरुद्ध मिले? 30, 44 मत, यानी 44 मत विपक्ष में और 16 मत पक्ष में। फिर भी ये 16 मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा। यानी 60 लोगों में से सिर्फ 16 लोगों ने उनका समर्थन किया और वह उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। क्या ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है? क्या जिस क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को इतने कम समर्थन प्राप्त हुए हों, उनको उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कहना उचित है? दरअसल इस व्यवस्था की एक सबसे बड़ी कमी है। ये जो बहुलवादी व्यवस्था है इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को अगर देखें तो 60 मत में से कम 50% अगर मत प्राप्त होता है, अर्थात 30 मत, उसे ही प्रतिनिधित्व के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए जिसे कम से कम आधे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां सिर्फ 16 लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि एक उम्मीदवार को 14 मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को स्वाभाविक है कि 16 मिलेगा। नतीजा होगा कि वो विजयी होगा। 2014 में एनडीए को 2014 में एनडीए को 31% मत मिला था। इसे पूर्ण बहुमत मिला, यानी फुल मेजोरिटी थी, पूर्ण बहुमत मिला था। खिलाफ कितने लोगों ने मतदान किया था? 69%। 69% मतदाताओं ने एनडीए के खिलाफ वोट किया। फिर भी 31% मत पाकर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया और वो सत्ता में आ। जबकि बीएसपी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसको 20% मत मिला।
लेकिन एक भी सीटें नहीं मिली। 20% मत प्राप्त करने के बावजूद एक भी सीटें नहीं। अर्थात इस 20% का 20% जो मतदाता हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को मत दिया, उनका तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है लोकसभा में। क्योंकि 20% मतदाताओं 20% मत प्राप्त होने के बाद भी उन्हें एक भी सीटें नहीं मिली। अर्थात 20% पॉपुलेशन का कोई रिप्रेजेंटेशन संसद में नहीं है। ये इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी। लेकिन यह पद्धति जो है सरल है, सहज है। बहुत कम समय में यह निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसलिए दुनिया के अधिकांश देशों में, भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में इसी मत प्रणाली को अपनाया गया क्योंकि सहज है। और वैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम हो, जहां चुनाव में सैकड़ों राजनीतिक दल भाग लेते हैं, वहां पर किसी भी एक उम्मीदवार को 50% या उससे अधिक समर्थन प्राप्त करना संभव नहीं। क्योंकि अधिक राजनीतिक दल होने के कारण मत का विभाजन होता है, और मत विभाजित होने से किसी भी एक उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त होना, यानी 50% या उससे अधिक मत प्राप्त होना कठिन। वैसी स्थिति में चुनाव प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और समय पर चुनाव संपन्न नहीं कराए जा सकते हैं। इसीलिए तमाम कमियों के बावजूद इस व्यवस्था को अपनाया गया। अब हम आते हैं बहुमतीय प्रणाली, जो नेक्स्ट बहुमतीय बहुमतीय प्रणाली। देखिए, इस व्यवस्था में एक व्यक्ति एक एकल चुनाव क्षेत्र से, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से तभी वो विजयी घोषित होता है जब उसे स्पष्ट बहुमत अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त हो। यानी यहां पर एक पैरामीटर, विजयी घोषित होने के लिए उस पैरामीटर तक पहुंचना जरूरी है। इस पद्धति में विजयी होने के लिए कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है। यानी इस व्यवस्था में यह कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र से स्पष्ट बहुमत जरूरी है। स्पष्ट बहुमत जरूरी है। क्यों? अब यह स्पष्ट बहुमत 50% या उससे अधिक, इसको हम कहते हैं बहुमतीय प्रणाली। यानी किसी भी उम्मीदवार को तभी विजयी घोषित किया जाएगा जो कुल मतदान का
50% या उससे अधिक मत प्राप्त करता है। तभी उसे विजयी घोषित किया जा सकता है। अब इस व्यवस्था में दो व्यवस्थाओं को शामिल किया गया बहुमतीय प्रणाली में। यानी बहुमतीय प्रणाली में दो व्यवस्था को शामिल किया गया। पहला, द्वितीय मत प्रणाली, और दूसरा वैकल्पिक मत प्रणाली। दूसरा वैकल्पिक मत प्रणाली, इसमें एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार होता है तथा विकल्प चुनना होता है। प्रथम मत से चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए मत का स्पष्ट बहुमत होना चाहिए। अब यहां पर यानी इस सिस्टम में प्रथम मत, द्वितीय मत यानी सेकेंड वोट, प्रथम मत, द्वितीय मत। अगर किसी उम्मीदवार को प्रथम मत से ही 50% या उससे अधिक मत प्राप्त हो जाता है तो वो निर्वाचित घोषित हो जाता है। अगर प्रथम मत से किसी उम्मीदवार को 50% मत नहीं प्राप्त होता है तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों में दोबारा मतदान होता है। अगर मान लें कि यहां पर उम्मीदवार ए और बी, सी, यानी तीन उम्मीदवार। प्रथम मत यानी कितने लोगों ने ए को अपनी पहली पसंद बताया, तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने बी ए को अपनी पहली पसंद बताया है तो उसकी दूसरी और तीसरी पसंद बी ऐसी होंगी। अगर ए को ही अगर पहले मत की गणना होती है, कुछ ऐसे मतदाता होंगे जिन्होंने बी को अपनी पहली पसंद बताया हो तो ए और सी को अपनी दूसरी और तीसरी पसंद बताएंगे। कुछ ऐसे भी मतदाता होंगे जो सी को अपनी पहली पसंद बताएंगे तो ए और बी को अपनी दूसरी और तीसरी पसंद बताएंगे। तो जब पहले प्रथम यानी जब फर्स्ट वोट यानी प्रथम मत की जब गणना होगी, अगर इसी गणना में, इसी काउंटिंग में अगर किसी सदस्य को 50% या उससे अधिक मत प्राप्त हो जाता है तो वो विजयी घोषित होगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? तब ये देखेंगे कि प्रथम मत किन दो उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत मिला है। फर्स्ट प्रेफरेंस यानी पहली चॉइस। अगर मान लें कि ए को 100 लोगों ने अपनी पहली 100 मतदाताओं ने अपनी पहली चॉइस बताया
बी को 90 मतदाताओं ने अपनी पहली चॉइस बताया और सी को 70 मतदाताओं ने अपनी पहली चॉइस बताया। अब इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है या किसी एक को इलेक्ट करना है। तो इसमें से देखिए, पहले नंबर पर ए है, दूसरे नंबर पर बी है, तीसरे नंबर पर सी है। तो सी को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, यानी सी को यहां से हटा दिया जाएगा और फिर से मतदान होगा ए और बी में। अब इसके बाद स्वाभाविक है कि जो पहले मत हैं वो तो है पहले से, और जब से दूसरी बार मतदान होगा तो जो एडिशनल वोट मिलेगा वो और पहले वाला वोट मिलकर 50% से अधिक हो जाएगा। तब दोबारा मतदान होता है और इसमें जिस भी उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है वो निर्वाचित घोषित हो जाता है। जैसे फ्रांस में इसी पद्धति को अपनाया गया। इसको हम कहते हैं सेकंड इलेक्टोरेट सिस्टम, यानी इसमें चॉइस बेस्ड इलेक्शन होता है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस। जहां रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, यानी जहां भी चुनाव प्रणाली में रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पर चॉइस को शामिल करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि बिना चॉइस को शामिल किए ये निर्वाचन प्रक्रिया पूरी ही नहीं की जा सकती। अब इसके बाद बहुमतीय प्रणाली में ही वैकल्पिक मत प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली वैकल्पिक मत प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिव है, यानी विकल्प यहां है, ये नहीं तो ये। इस व्यवस्था में भी एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र होता है, मतदाताओं को प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। मतदाता अपनी प्राथमिकताओं का क्रम तय करते हैं। जैसे अगर मतदाता उम्मीदवार ए, बी, सी, डी, ई, किसी मतदाता को वोट करना है, 5 मतदाता हैं यहां पे। अब इन्हीं उम्मीदवारों में से, ये 5 उम्मीदवार हैं, इन्हीं उम्मीदवारों में से आपको एक उम्मीदवार चुनना। स्वाभाविक है कि सबका चॉइस एक नहीं होगा, चॉइस अलग अलग होगा, चॉइस डिफरेंट होगा। तो जितने भी मतदाता हैं, अगर मान लें कि 50 मतदाता हैं, अब एक मतदाता जब मतदान करता है तो ए को मान लीजिए कि अपनी पहली पसंद बनाया, बी को उसने तीसरी पसंद बनाया, सी को उसने दूसरी पसंद बनाया, डी को उसने चौथी पसंद बनाया, ई को उसने 5वीं पसंद बनाया। फिर कोई दूसरा मतदाता जब मत के लिए आता है तो वो ए को अपनी दूसरी पसंद बनाएगा। अगर बनाता है अपनी दूसरी पसंद बनाता है तो स्वाभाविक है कि इसी प्रकार वो अपनी पसंद बताएगा। तो 50 मतदाता अपनी अपनी चॉइस बताएंगे, यानी वो सबको मत देंगे, सिर्फ उसी को मत नहीं देंगे जो उन्हें पसंद है। अब यहां पे प्रायोरिटी तय की जाती है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। तो अगर किसी मतदाता ने ए को अपनी पहली प्राथमिकता बनाई है तो बाकी उसकी उस प्राथमिकता में नहीं है, उनकी प्राथमिकता इससे नीचे है। जब मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो विजयी उम्मीदवार को
कम से कम 50% मत प्राप्त करना होता है। 50% से कम मत में किसी को भी विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। यदि किसी उम्मीदवार को प्राथमिकता के 50% मत नहीं मिलते हैं, अगर मान लें कि मेंबर्स हैं, किसी को भी 50% मत नहीं मिला, तब क्या होगा? तो इसमें जिसको सबसे कम मतदाताओं ने अपनी पहली प्राथमिकता बनाई है, यानी अगर मान लें कि ई को सबसे कम लोगों ने अपनी पहली प्राथमिकता बनाई, यानी ई सबसे कम मतदाताओं का फर्स्ट चॉइस बना, तो क्या करेंगे? उनको हटा दिया जाएगा, यानी इनको हटा दिया जाएगा। कितने बचे उम्मीदवार? ए, बी, सी और डी, यानी 4 उम्मीदवार बचे। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब उसकी द्वितीय प्राथमिकता के मत, अब तो अगर मान लें कि 5 मतदाताओं ने ई को अपनी पहली प्राथमिकता बनाई थी, फिर 10 मतदाताओं ने ई को अपनी दूसरी प्राथमिकता बनाई थी, ये फर्स्ट चॉइस, ये सेकंड चॉइस। अब ये सबसे कम लोगों ने इसको अपनी पहली प्राथमिकता बनाई है, इसलिए इसको हटा देंगे। अब इसके देखें कि इस उम्मीदवार को कितने लोगों ने, कितने मतदाताओं ने सेकंड चॉइस बताया। तो जो सेकंड चॉइस का मत है, यानी ई का जो सेकंड चॉइस का मत है, उस मत को इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी 10 मत को इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसके बीच? यानी जो उम्मीदवार बचे, यानी जो 10 मत सेकंड प्रायोरिटी का जो वोट है, उसको इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि किसी को 50% मत नहीं मिल पाएगा। अगर फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी, यानी इनकी सेकंड प्रायोरिटी के वोट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी, अगर इसमें से किसी को भी 50% मत प्राप्त नहीं होता है, तो जो सबसे कम मत होगा जिसको प्राप्त होगा, उसको हटा दिया जाएगा। और फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि देखा जाएगा कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी कितने मतदाताओं ने बनाई है और इसकी सेकंड प्रायोरिटी कितने